चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट कैपेसिटर। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने जो है कैपेसिटर्स के रिलेटेड जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट किया था। और कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करने से पहले मैंने आपको एक बेसिक वहां पे मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है, जिसको इंट्रोड्यूस किया था। दैट वाज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एंड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक जब भी होता है तो वहां पे एक्चुअल क्या होता है, कल हमने बहुत डिटेल में उसको डिस्कस किया था कि कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक है, अब डाइलेक्ट्रिक के मतलब कौन है, डाइलेक्ट्रिक के मतलब नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, मतलब इंसुलेटर है। उसको अपन जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर डाइपोल मूवमेंट्स इंड्यूस्ड होती है। और ये जो इंड्यूस्ड होने वाली डाइपोल मूवमेंट्स है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को अपन पोलराइजेशन बोल रहे थे। और उस प्रोसेस में हमने देखा था कि होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है, जो यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इनर्शिया रिप्रेजेंट करती है। और उसका काम है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो चार्जेस का रीओरिएंटेशन हो रहा था उसको अपोज करना। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपोज करती है। एंड इस अपोज को ओवरकम करने के लिए वहां पे हमें करना पड़ता है वर्क डन। एंड इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट इज नथिंग बट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर का जो मैकेनिज्म है वो सेम प्रोसेस पे वर्क करता है। क्या होता है कैपेसिटर में, हमने कल डिफाइन किया था कि इट्स ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना। एंड ये स्टोर करने की जो एबिलिटी और कैपेसिटी है उसको हमने कैपेसिटेंस बोला था। ठीक है, तो उसके बाद में हमने कैपेसिटर की एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी बनाई थी जिसमें हमने कैपेसिटर होता क्या है उसको डिफाइन किया था। और वहां पे बोला था कि कैपेसिटर मतलब क्या है, एक अरेंजमेंट है। क्या है कैपेसिटर मतलब, एक अरेंजमेंट है जिसमें टू पैरेलल कंडक्टर्स having equal and opposite charges separated by certain dielectric medium। इस तरह की अरेंजमेंट होती है, मतलब दो साइड में दो कंडक्टर होंगे जिनका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। लेकिन उसके लिए एक कंडक्टर अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा कंडक्टर निगेटिवली चार्ज होना चाहिए। इसके बाद दोनों कंडक्टर के बिटवीन जो स्पेस होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। एंड अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइलेक्ट्रिक को यानी इंसुलेटर को रख दिया, प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, उस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर चार्जेस रीओरिएंट होके इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है। और इस तरह से वो डिवाइस इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। फिर हम कैपेसिटेंस को देख रहे थे। कैपेसिटेंस मतलब क्या था, उसकी भी दो डेफिनेशन हमने देखी थी। कैपेसिटेंस मतलब एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे भी बोला था। एंड अल्टरनेट डेफिनेशन हमने इस तरह से यूज की थी, इट्स अ रेशियो ऑफ charge deposited per unit potential difference denoted by C, given by C equals to Q upon V, where Q is the charge deposited on the plates of capacitor, V is the potential difference between plates of capacitor. Then capacitance का SI unit था coulomb per volt, which is equivalent to farad। और उस फैराड के लिए हमने कुछ कन्वर्जन भी देखे थे, मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। क्योंकि कैपेसिटेंस हमेशा एकदम स्मॉल रेंज में होता है तो हर बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें ये कन्वर्जन को यूज करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। और उस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या था, कल हमने डिस्कस किया, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी हमने देखा था, जो टॉपिक का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के लिस्ट में आता है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d, और वहां पे हमने देखा था कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दैट इज D, और इस तरह से कुछ क्वेश्चंस भी कल हमने सॉल्व किए थे और पोटेंशियल का डिफरेंस भी वहां पे एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर आती है दैट इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, अब ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा, बस जो पहले पैरेलल प्लेट हुआ करती थी अब ऐसे कोएक्सियल सिलिंडर्स होंगे, ये पहला सिलेंडर होगा, इसके ऊपर हम चार्ज डिपॉजिट करेंगे, जैसे कि सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने डिपॉजिट किया है, इसकी रेडियस रहेगी a, इसके सराउंडिंग में कोएक्सियल मतलब दोनों का एक्सिस सेम, ऐसा दूसरा सिलेंडर रहेगा और ये दूसरे सिलेंडर की रेडियस सपोज दी गई है b, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज हमने प्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो इस टाइप का दो कॉन्सेंट्रिक या फिर कोएक्सियल सिलेंडर के फॉर्म में अगर दो कंडक्टर हमने प्लेस किए हैं तो उस टाइप के कैपेसिटर को बोला जाएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की केस में इसकी कैपेसिटी होती है 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू L डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ B बाय A, नेचुरल लॉग ऑफ A बाय B, ठीक है, ये बनेगा आपका कैपेसिटेंस, वेयर L मतलब ये सिलेंडर की यहाँ पे लेंथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको इसमें वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डेटा नहीं आएगा, बस ये थियोरेटिकल फॉर्मूला एज इट इज रिमेंबर करो, अगर थ्योरी क्वेश्चन आ गया तो। ये इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, इसलिए बस इसकी डायग्राम एंड फॉर्मूला हम रिमेंबर करेंगे, इससे रिलेटेड ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, बस प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी और थियोरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने के लिए आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर आती है जो अगेन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, अब स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा कि फिर से जैसे कॉन्सेंट्रिक सिलिंडर्स थे उसी तरह से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आएंगे, और ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जब भी आएंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो स्फीयर लेने पड़ेंगे, एक पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस b है, फिर से ये इनर स्फीयर है, इसको हम चार्ज जो पॉजिटिव है उससे डिपॉजिट करेंगे, तो ये आउटर सिलेंडर के स्फीयर के इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज इस तरह से इंड्यूस्ड होगा और इनके बिटवीन जो मीडियम है हम वो फील करेंगे विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो इस तरह का अगर स्फेरिकल कैपेसिटर आपको दिया है तो आपको उसकी कैपेसिटी मिलती है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि ये स्फेरिकल कैपेसिटर की केस में हर बार इस तरह से दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स देने के बजाय वो क्या करते हैं, सेम प्रोसेस में आपको आइसोलेटेड स्फीयर प्रोवाइड करते हैं, आइसोलेटेड स्फीयर प्रोवाइड करते हैं। अब आइसोलेटेड स्फीयर इसका मतलब क्या होगा, आइसोलेटेड स्फीयर जो है इसका मतलब होगा एक ही स्फीयर होगा, उसके सराउंडिंग में दूसरा स्फीयर हम प्लेस ही नहीं करेंगे, और इसके सराउंडिंग का जो मीडियम है, सपोज इसकी रेडियस r है, इसके ऊपर चार्ज हम डिपॉजिट करेंगे, तो इसके सराउंडिंग में जो भी मीडियम है, फिर एयर है या फिर दूसरा कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो ये क्या करता है, एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। अगर आपको कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दे रहे हैं तो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू AB अपॉन B माइनस A, लेकिन आपको अगर बोला है कि स्फीयर आइसोलेटेड है तो उस केस में हमें क्या करना है, डायरेक्ट 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करना है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसको अगर हम कैपेसिटर की तरह ट्रीट करेंगे तो वो बन जाएगा आइसोलेटेड स्फीयर,
क्योंकि अर्थ के सराउंडिंग में दूसरा कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अर्थ का मतलब रहेगा आइसोलेटेड स्फीयर। तो अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अभी हमें 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है, कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब ये बनेगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। अर्थ की रेडियस मालूम है 6.4 इंटू 10 की पावर कितनी है 6 है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करो और बोलो अर्थ की कैपेसिटी कितनी आती है। चलो कम ऑन फास्ट। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ? सिंपल एक डिवीजन करना है आपको बस 6.4/9 का। 711 माइक्रोफैराड। हाउ मच? 711 माइक्रोफैराड। देखो ये 6.4/9 इसका डिवीजन आता है 711 इंटू +9 ऊपर आके बनेगा -9 +6 -9 -3 फैराड, यानी कि कितना आएगा 711 माइक्रोफैराड। 11 फैराड। माइक्रोफैराड ना सर, माइक्रोफैराड। एक मिनट, यहाँ पे ये जो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का लिया था उसको डायरेक्टली 4 पाई इप्सिलॉन नॉट करो, ठीक है। तो ये बनेगा C इज इक्वल्स टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब करो मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफिकेशन, कम ऑन फास्ट। कितना आता है देखो, ये आएगा 711 इंटू 10 टू द पावर -6, मतलब कि 711 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये बनती है अर्थ की कैपेसिटी, यस 711 माइक्रोफैराड। ये डायरेक्ट रिमेंबर करो, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। कब? अगर अर्थ को अपन आइसोलेटेड स्फीयर ट्रीट कर रहे हैं तब, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल प्लेट है एंड आइसोलेटेड स्फीयर की अर्थ के एप्लीकेशन की ये केस है, ठीक है। अब कैपेसिटर, उसके टाइप्स, ये बेसिक बातें तो हो गई। अब इसके बाद में कैपेसिटर रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें स्टोर होने वाली जो एनर्जी है वो कितनी होगी और कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट मुझे ये बात बोलो कि कैपेसिटर में एनर्जी क्यों स्टोर होगी? कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी आएगी कहां से? बोलो। चार्ज मूव होंगे तो। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, मतलब क्या करेंगे, कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर चार्ज को डेवलप करेंगे, इंड्यूस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उस प्रोसेस में हमें करना पड़ता है वर्क डन। एंड हमारा फिजिक्स का पहले लेक्चर से एक ही एकदम बेसिक इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब अगर हमने वर्क डन कैलकुलेट किया तो हमें कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है और इसके बिटवीन का जो मीडियम है वो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से फिल कर दिया। अब इनिशियली इस कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इनिशियली इसके ऊपर का चार्ज कितना है? 0 है, ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, चार्जिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। चार्जिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर दी मतलब कहीं से ये चार्जेस जो है वो कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर ट्रांसफर करना हमने शुरू कर दिया। अब उसमें क्या होगा, देखो जब हमारी प्रोसेस शुरू हो गई तब थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमने क्यों इतने चार्ज इस प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे Q इज द चार्ज आफ्टर सम टाइम।
अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, शुरू होके थोड़ा टाइम हो गया, तब तक हमने क्या किया है, क्यू इतना चार्ज इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट किया है, तो क्यू बनेगा चार्ज आफ्टर सम टाइम। चार्जिंग की प्रोसेस शुरू होने के बाद जो चार्ज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के ऊपर है, ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर है, थोड़ी देर के बाद वो चार्ज क्यू बना। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, क्यू इतना चार्ज हमने डिपॉजिट कर दिया है, तो हमें मालूम है कि C इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन वी, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, यानी जब हम क्यू इतना चार्ज डिपॉजिट कर चुके हैं, तब इस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो कितना है, स्मॉल वी, और ये स्मॉल v इक्वल्स टू कितना है, Q अपॉन C है। फिर से एक बार स्टार्ट से, कंडीशन क्या है, देखो हमें निकालना है कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। किसी भी प्रोसेस में हम एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि एवरी वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर पहले कोई भी चार्ज नहीं था, हमने चार्जिंग शुरू कर दी, और चार्जिंग शुरू करने के बाद थोड़ी देर बाद हमने देखा वहां पे कि क्यू इतना चार्ज डिपॉजिट हो चुका है, फिर हमने थोड़ा सा वेट किया, हम रुक गए और देखा कि क्यू इतना चार्ज डिपॉजिट करने से वहां पे V इतना पोटेंशियल डेवलप होता है, विच इज गिवन बाय V इक्वल्स टू Q अपॉन C। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब मुझे आगे क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट, नाउ टू ट्रांसफर a small charge dq on the plates of capacitor। आगे मुझे क्या करना है, एक छोटा सा चार्ज है dq, इसको भी वर्क डन करके कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर लेके जाना है, कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर उसको ट्रांसफर करना है। तो इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, दिस पोटेंशियल के अगेंस्ट। तो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस किया था, तो हमने वर्क डन का फॉर्मूला वहां पे डिराइव किया था, क्या था, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू V, याद है ना, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू Q था, देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू V बना था, वेयर V इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था। तो वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि नाउ टू ट्रांसफर अ स्मॉल चार्ज dq ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, यानी हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कितना होगा, छोटा सा होगा। तो छोटा सा वर्क डन क्यों, क्योंकि चार्ज भी छोटा सा डिपॉजिट करना है हमें, दैट इज dq। तो ये वर्क डन मिला v इंटू dq। समझ लो सगळ्यांना, किधर से आ गया ये? यस सर। अब हमें क्या करना है, देखो कैपेसिटर को फुल चार्ज करना है, यानी Q की वैल्यू जब 0 थी, वहां से लेके Q की वैल्यू जब तक कैपिटल Q नहीं बनती है, तब तक का हमें वर्क डन निकालना है। एक छोटा सा वर्क डन हमें मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि dq 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 इतने छोटे छोटे चार्ज डिपॉजिट करने के लिए जितना वर्क डन लगेगा, सारे वर्क डन की एडिशन करेंगे। लेकिन ये वर्क डन के नंबर अगर नोन होते तो मैं डायरेक्ट ऐड करता, लेकिन इनके नंबर कितने हैं मालूम नहीं है, इन्फिनिटी है। तो उस प्रोसेस में हम एक स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन यूज करते हैं, जिसको इंटीग्रेशन बोला जाता है। यानी नेट वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे वर्क डन, जो स्टार्ट होगा फ्रॉम 0, एंड होगा Q पे। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे देखो, ये dw की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे नेट वर्क डन मिलेगा w इज इक्वल्स टू v इंटू dq, इसका इंटीग्रेशन। अब v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है q अपॉन c, इसका मतलब ये w बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ q अपॉन c इंटू dq। अथर्व तू म्यूट वगैरह करत जाना। चलो, तो ये W बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन C इंटू dq। यहाँ पे जो 1 अपॉन C है वो कांस्टेंट है, तो उसको अपन इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, तो इंटीग्रेशन में कौन बचा, Q इंटू dq बचा, इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू dq। लेकिन हमें इंटीग्रेशन में मालूम है कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो भी पावर है, हमें क्या करना है, उस पावर में 1 ऐड करना है एंड उसी से डिवाइड करना है। यही एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जो हम यहाँ पे यूज करेंगे।
यानी कि यहाँ पे Q की पावर 1 है तो ये वर्क डन क्या बनेगा 1/c इंटू ये Q का स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट थी फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। अब लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में तो 0 है तो सारा पार्ट 0 बनेगा, यानी इस प्रोसेस में जो वर्क डन मिलेगा वो रहेगा Q स्क्वायर अपॉन 2c। Yes, Q sir. स्क्वायर अपॉन 2c। यहाँ पे फिर से लिखता हूं मैं, यहाँ पे जो नेट वर्क डन रहेगा दैट विल बी Q स्क्वायर अपॉन 2c। चलो है क्लियर सबको? Yes, sir. क्या था ये वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर। नाउ आगे हमें मालूम है कि दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वर्क डन अब रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय एनर्जी से, और ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बनेगी Q स्क्वायर अपॉन 2c। बट अकॉर्डिंग टू C इक्वल टू Q बाई V, Q इक्वल टू बनेगा CV। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, जिसमें C कैंसिल हो जाएगा एंड एनर्जी स्टोर्ड जो है वो बनेगी 1/2 इंटू C इंटू V का स्क्वायर। बट अगेन फिर से C की वैल्यू अगर Q बाई V पुट करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बनेगा 1/2 इंटू Q इंटू V। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तीनों में से एक फॉर्मूले के ऊपर कैपेसिटर पे क्वेश्चन आने वाला है इस साल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर QC दिया तो Q स्क्वायर बाय 2c करो, QV दिया तो हाफ ऑफ QV करो, CV दिया तो हाफ ऑफ C इंटू V का स्क्वायर करो। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे होता क्या है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोलते हैं कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो कैलकुलेट करो, या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को और भारी बनाना है तो आपको बोलेंगे कि कितना वर्क डन लगेगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वो कैलकुलेट करो। तो जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होती है, मतलब फॉर्मूले उनके सेम होंगे। या फिर आपको बोलते हैं कि कैपेसिटर को अगर एक वायर से हमने कनेक्ट किया और उस वायर में से चार्ज फ्लो होते टाइम वहां पे हीट में पूरी एनर्जी डिसिपेट हो गई, तो वो हीट कितनी होगी, हमें मालूम होना चाहिए कि वो हीट उतनी होगी जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो चुकी है। यानी अगेन हीट भी कैलकुलेट करनी है आपको, तो Q स्क्वायर अपॉन 2c से कैलकुलेट करेंगे। किसी भी फॉर्म में एनर्जी को पूछा जाएगा तो हमारा सेम फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी कैपेसिटी स्टोर कर सकता है मतलब वो सप्लाई कर सकता है। क्लियर? Yes, sir. So this is all about work done and energy stored in the capacitor. अब सेम पॉइंट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखना है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। हम एनर्जी डेंसिटी का पहले से एक फॉर्मूला देख चुके हैं। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? हाफ ऑफ इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। विसरले का एनर्जी डेंसिटी 1/2 इंटू इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया के साथ में पढ़ाई थी एनर्जी डेंसिटी, याद है क्या? यस सर। तो वही एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे भी अप्लाई होने वाली है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मूला है 1/2 इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर, बट सी का फॉर्मूला है ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। के लिया नहीं क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि वहां पे मीडियम एयर है। इसको अगर ऊपर के इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये एनर्जी स्टोर्ड बनेगी 1/2 इंटू ए इप्सिलॉन नॉट इंटू वी का स्क्वायर अपॉन डी। हो सर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी ये स्टोर्ड एनर्जी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये बनेगी 1/2 इंटू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी इंटू वी स्क्वायर। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू सेपरेशन, यानी ए इंटू डी। तो यहाँ पे एरिया कैंसिल हो जाएगा एंड हमें एनर्जी डेंसिटी मिलेगी 1/2 इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। बट V बाई डी का मतलब क्या होता है? ई। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, हाफ ऑफ इप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। फिनिश। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी के दोनों फॉर्मूले आपको रिमेंबर करना है।
तो वर्क डन, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? Yes, sir. अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिलेटेड टू कैपेसिटर। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा कैपेसिटर का, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन से कैपेसिटेंस पे या फिर कैपेसिटर पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। अब पहली कंडीशन में देखो, अगर हमने कैपेसिटर पैरेलल प्लेट लिया है, इन जनरल वही होता है, तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विथ एयर। बद्री म्यूट कर। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विथ एयर कितनी होती है? विथ एयर है तो मैं उसको C0 बोलता हूं, ए होती है ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। वही कैपेसिटी अगर आपको बोला जा रहा है कि विथ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो वो CD बनेगी और CD रहेगी ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल डी। एंड इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि CD बनता है K टाइम्स ऑफ C ऑफ एयर। यानी कि आपको अगर बोला जाएगा कि कोई कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी पहले 10 माइक्रोफैराड थी, फिर उसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 10 है, तो न्यू कैपेसिटी विल बी K times of 100। कितनी होगी न्यू कैपेसिटी? पढ़ लगा? यस और नो? Yes, sir. ओके। उसके बाद में जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड होती है, वो होती है सिग्मा आई इज इक्वल्स टू सिग्मा इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। अगेन ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, जहां पे सिग्मा आई का मतलब होगा इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों इंड्यूस्ड होगी, कहां पे इंड्यूस्ड होगी? देखो सिंपल केस है, अगर यहाँ पे हम प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर लेंगे तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया है Q, इसका एरिया है A, तो हमने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई की थी वो बनेगी सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। लेकिन अगर हम यहाँ पे अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो हमें मालूम है कि इसके सरफेस के ऊपर भी चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं एंड उनकी वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी दैट विल बिकम सिग्मा आई। एंड ये Yes, सिग्मा sir. आई जो है उसको बोला जाएगा इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज गिवन बाय सिग्मा इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। तो सिग्मा मतलब क्या होगा? अप्लाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने अप्लाई की थी वो बनेगी सिग्मा। नाउ व्हाट इज मीन बाय के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूंगा, सिग्मा को लिखूंगा चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा आई बनेगा Q इंड्यूस्ड अपॉन एरिया इक्वल्स टू Q अपॉन एरिया इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। तो यहाँ पे एरिया एरिया Cancel. तो यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज मिलेगा Q इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। मतलब हमें यहाँ पे चार्ज जो भी इंड्यूस्ड होता है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, अगेन सिग्मा का भी एंड चार्ज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी भी आने की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर?
चलो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक में और एक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जैसे कि हमें मालूम है कि C इज इक्वल्स टू होता है Q बाय V, यानी कि Q बनेगा C इंटू V। अगर हमें विथ एयर चाहिए तो उसके लिए Q इज इक्वल्स टू बनेगा ये C इंटू E इज इक्वल्स टू V बाई डी होता है, तो V बनेगा ED, तो Q विथ एयर बनेगा C विथ एयर E विथ एयर इंटू स्मॉल डी। पढ़ लो। Yes, sir. उसी तरह से अगर मुझे चार्ज विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए तो वो बनेगा Q, क्योंकि चार्ज तो वहां पे चेंज होगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, तो ये बनेगा C विथ D E विथ D इंटू स्मॉल डी। अगर एक साइड सेम है तो हम दोनों साइड इक्विट करेंगे, तो ये CD ED ED इज इक्वल्स टू बनेगा CA EA D, तो DD कैंसिल, ED उधर, तो CD इज इक्वल्स टू बनेगा CA इंटू E फॉर A अपॉन E फॉर D। यानी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको डेटा दिया जा रहा है, तो कैपेसिटी विद डाइलेक्ट्रिक कैलकुलेट करने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये बन गई कैपेसिटी, सॉरी, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब अगर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है, हम दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की बिटवीन फील कर रहे हैं, लेकिन उसको फील करते टाइम हम पार्शियली फील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पार्शियली फील कर रहे हैं। पार्शियली फील कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? ऐसे कैपेसिटर की एक प्लेट है पॉजिटिव, ये दूसरी प्लेट है निगेटिव, पूरा स्पेस हमने फील किया ही नहीं, हमने बस इतने स्पेस में ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है एंड इसकी विड्थ बोलो या फिर थिकनेस बोलो T है। तो इस केस में यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक होती है A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये तो पहले से था, लेकिन ये D में से टोटल डिस्टेंस जो D है, इतना सेपरेशन का डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस ऑफ T प्लस T बाई K। इससे मतलब D में से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बन गई कैपेसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर उसको पार्शियली फील किया जा रहा है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अगर सिर्फ एक होगा तो T प्लस P बाई K, दो होंगे तो T1 प्लस P2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर n नंबर होंगे तो n नंबर की हम वहां पे एडिशन इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियली फील्ड कैपेसिटर का, सॉरी डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट ऑन कैपेसिटर। चलो, है क्लियर सबको? Yes, sir. तो अभी कैपेसिटर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन बाकी है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। कौन सी अरेंजमेंट? सीरीज अरेंजमेंट एंड Parallel arrangement. पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। इन वेरियस कॉम्बिनेशन, जैसे हम रेजिस्टर को करते हैं, स्प्रिंग्स को करते हैं, उसी तरह से हम कैपेसिटर को भी कनेक्ट करते हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हमें यहाँ पे पढ़ना है। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि कैपेसिटर को ऐसे अरेंज क्यों करना पड़ता है सीरीज में एज वेल एज पैरेलल? क्यों करना है अरेंज? कैपेसिटेंस ज्यादा करने के लिए। कैपेसिटेंस कम ज्यादा करने के लिए। कम ज्यादा करना है तो दूसरा ही कैपेसिटर लेंगे ना, अरेंजमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू के सारे कैपेसिटर्स नहीं मिलते। वेरी गुड। जब हम सर्किट डिजाइन करते हैं
एलसीआर सर्किट, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये तीनों कंपोनेंट को मिला के सारे एसी सर्किट बनते हैं जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग में सर्किट को डिजाइन करते टाइम जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटर हमें चाहिए होती है वो मार्केट में ऑलमोस्ट एवरी टाइम अवेलेबल होती ही नहीं है। जैसे हमें कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होगी 2.37 माइक्रोफैराड, मार्केट में 1 माइक्रोफैराड मिलेगा, 2 माइक्रोफैराड मिलेगा, 5 माइक्रोफैराड मिलेगा, लेकिन 2.37 मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सर्किट ही बदल देंगे, हम क्या करेंगे, उनकी अरेंजमेंट करेंगे, या तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे नहीं तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड वैल्यू जो है उसको हम अचीव करेंगे। ठीक है, अब ये सीरीज में एंड पैरेलल में अरेंज करने से क्या होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे एज्यूम करो आपको बोला है कि ऐसे 3 कैपेसिटर है और उनको सीरीज में कनेक्ट किया है। 3 कैपेसिटर्स आर देयर which are connected in series with each other. इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका कैपेसिटेंस है C3। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये कैपेसिटर एक के बाद एक चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिखेंगे एक के बाद एक तो आपको याद रखना होगा कि देखो जैसे यहाँ पे एक चार्ज एंटर करेगा Q, तो जो चार्ज C1 में जा रहा है इसको कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, वही चार्ज C2 में से जाएगा एंड वही चार्ज C3 में से जाएगा। यानी कि अगर कैपेसिटर जिनकी बात हम कर रहे हैं अगर उनमें चार्ज सेम है, इफ चार्ज इज सेम, देन उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन यहां पे क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वो डिवाइड हो जाएगा। चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, मूव करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सीरीज में होने की वजह से कुछ यहाँ पे यूटिलाइज होगा, जो बचा यहाँ पे यूटिलाइज होगा, उससे जो बचा वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। यानी कि क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर। और आपका ये की पॉइंट है, हम चार्ज की मोशन देखेंगे। अब चार्ज डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये कैसे डिसाइड होगा? सिंपल रूल है, अगर चार्ज को डिवाइड होना है तो उसको रास्ते चाहिए 2-4, मतलब 2-4 पाथ डायग्राम में अगर शो किए हैं, मोर देन 1 पाथ शो किया है तो दोनों पाथ से चार्ज मूव होगा। अगर चार्ज को मूव करने के लिए एक ही पाथ आपको दिखाया जा रहा है, इसका मतलब चार्ज जो है वो सेपरेट नहीं होगा, वही चार्ज सारे कैपेसिटर में से फ्लो होगा और हमें समझ में आएगा कि वो कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि अप्लाइड पोटेंशियल V था लेकिन वो जाके डिवाइड हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल बनेगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है C इक्वल्स टू Q बाय V, उसके अकॉर्डिंग V बनेगा Q अपॉन C। अगर V नेट पोटेंशियल ले रहे हैं तो इसको अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं सीरीज में, इसलिए मैं उसको CS बोलता हूं। उसी तरह से अगर मुझे V1 चाहिए तो V1 बनेगा Q अपॉन C1, क्योंकि चार्ज से मैं पहले से डिसाइड हुआ है, सिर्फ C एंड V चेंज होने वाले हैं। अगर मुझे V2 चाहिए तो V2 बनेगा Q अपॉन C2, अगर मुझे V3 चाहिए तो V3 बनेगा Q अपॉन C3। अगर इनकी वैल्यूज अबव एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेशन बनेगा Q अपॉन CS इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब दोनों साइड में अगर Q कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन बनेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, यानी एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। रेजिस्टर में उल्टा करते हैं हम, रेजिस्टर में क्या होता है, पैरेलल में एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल होती है, लेकिन कैपेसिटर में जो है वो सीरीज में एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल की जाती है। क्लियर सबको? यस सर। इसमें एक ही पॉइंट आपको इसको ध्यान में रखना पडेगा, बस डायग्राम में क्या दिखता है, काय दिसतं त्यावर विश्वास नाही ठेवायचा। रूल होगा चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेम बात अपन अभी रिपीट करेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे सीरीज में कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर होते हैं, उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन बिलो अनदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कैपेसिटर है, उसके बिलो ये दूसरा कैपेसिटर है, इसके बिलो ये तीसरा कैपेसिटर है। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जैसे दिसतं तसं नसतं, इसलिए हम सिर्फ दिखने से उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। इसके लिए एक कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी, देखो अब यहाँ पे सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं कि बैटरी से आने वाला जो चार्ज है यहाँ पे आएगा ए पॉइंट के ऊपर। ए को हम बोलेंगे एज ए जंक्शन। जंक्शन का मतलब पॉइंट एट विच करंट कैन स्प्लिट, यानी चार्जेस कैन स्प्लिट। तो यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर चार्जेस स्प्लिट होंगे या नहीं होंगे? होंगे। क्यों? होंगे। क्योंकि उसको डिफरेंट तीन तीन रास्ते मिल रहे हैं। तो यहां से जाने वाला चार्ज बनेगा Q1, यहां से जाने वाला चार्ज बनेगा Q2, यहां से जाने वाला चार्ज बनेगा Q3। क्लियर? यस सर। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ चार्जेस get separated or divided across each capacitor, then the combination is known as parallel combination। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रस्ते अगर मोर देन वन है तो वहां पे चार्ज फ्लो होगा और वो बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पीडी का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो हमने जो चार्ज सेंड किया था वो है चार्ज Q, जाके वो डिवाइड हो रहे हैं, मतलब नेट चार्ज बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल्स टू बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बट फिर से चार्ज कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू Q बाई V, यानी Q बनेगा C इंटू V। अब C को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए मैं CP बोलता हूं। उसी तरह से Q1 बनेगा C1V, Q2 बनेगा C2V, Q3 बनेगा C3V। इनको अगर पुट करेंगे तो वही सब तरफ V कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो CP बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सिंपली एडिशन। डायरेक्ट एडिशन। क्या करना है, डायरेक्ट एडिशन। किसकी, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ओनली ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम यहाँ पे कल के लेक्चर में कुछ डिस्कस करेंगे। बाकी आपको मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करके भी दिए हैं। तो आज से कैपेसिटेंस का जो पार्ट बचा था मॉड्यूल का वो शुरू हो जाएगा और आपको आज वेंसडे थर्सडे, हाँ कल इवनिंग तक या फिर फ्राइडे मॉर्निंग तक कैपेसिटेंस के सारे सॉल्व एग्जांपल्स कंप्लीट करने हैं। है क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस के सर्किट के जो भी एप्लीकेशंस है दैट विल कंटिन्यू